अब हम लोग पढ़ेंगे नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म। हम लोग पढ़े थे अभी डार्विनवाद, है ना। और अभी जो टॉपिक है उसका नाम है नव डार्विनवाद। क्या नाम है? न्यू डार्विनिज्म। तो डार्विनवाद का जो तथ्य है वो एकदम कहानी टाइप से है। इसी तरह से सेम ये भी कहानी टाइप से ही, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें, एकदम नॉर्मल से सुनते बस जाइएगा, है ना। कि डार्विनवाद के प्रबल समर्थक ऑगस्ट वाइसमैन, है ना। डार्विनवाद को किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो डार्विनवाद के प्रबल समर्थक ऑगस्ट साइमन वाइसमैन डार्विनवाद को परिवर्तित रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वह फिर से लोकप्रिय हो गया। डार्विनवाद में जो तथ्य बताया गया था ना, जीवन के लिए संघर्ष है, अंतर्जातीय संघर्ष है, स्वजातीय संघर्ष है, विभिन्नताएं हैं, ये सब। तो डार्विनवाद के जो समर्थक थे ऑगस्ट वाइसमैन ने डार्विनवाद को परिवर्तित रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वह फिर से लोकप्रिय होगा। मतलब जो डार्विनवाद तो उसको थोड़ा सा उसको ना क्या कर दिया उन्होंने, परिवर्तित कर दिया, मतलब एकदम न्यू कर दिया, ठीक है, परिवर्तित कर दिया, तो फिर से क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया, जो कि डार्विनवाद कहलाता है, ठीक है ना। नव डार्विनवाद कहलाता है जी। क्या कहलाता है? नव डार्विनवाद। तो नव डार्विनवाद, इसको नॉर्मल लिखना। अब नव डार्विनवाद के अनुसार, वो नव डार्विनवाद का डिटेल नहीं है, वो केवल ये बताया जाता है गया है कि नव डार्विनवाद को किसने प्रतिपादित किया है ना, वाइसमैन से किया था। अब नव डार्विनवाद के अनुसार कि किसी जाति पर कई कारकों अथवा प्रक्रियाओं का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। कोई भी इस जाति, उसके ऊपर बहुत सारे कारक, वातावरणीय कारक हो सकता है, या बाह्य कारक हो गया, या तो आंतरिक कारक हो सकता है, बहुत सारे कारक हो सकते हैं। तो किसी जाति पर कई कारक अथवा प्रक्रियाओं का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। प्रक्रियाओं का क्या पड़ता है? संयुक्त प्रभाव पड़ता है। फलतः उनके बीच पारस्परिक क्रिया होने लगती है ना। अब एक जीव है, ये जीव है, इस जीव के ऊपर बाह्य कारक है या आंतरिक कारक है या अनेक सारे प्रक्रियाएं, सबका प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें क्रिया होगी कि नहीं होगी? कारकों के बीच इसके साथ क्रिया होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है। तो किसी जाति पर कई कारकों अथवा प्रक्रियाओं का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। किसी जाति पर कई कारकों अथवा प्रक्रियाओं का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, फलतः उसके बीच पारस्परिक क्रिया होती है, जिसके कारण एक जाति से नए जाति का विकास होता है। जिसके कारण एक जाति से नए जाति का विकास होता है, ठीक है। मतलब ये डार्विनवाद के अनुसार जातियों के जैव विकास में संलग्न प्रक्रियाएं अग्रानुसार है। मतलब जो नए जाति का विकास हुआ था, देखिए डार्विन ने भी बताया था नई जाति का विकास, अब ये भी बताता है नई जाति का विकास, ठीक है। तो कैसे कैसे परिवर्तन हुए उसको देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले प्रक्रिया हुई होगी उत्परिवर्तन, इनके अनुसार, नव डार्विनवाद के अनुसार। तो पहला पॉइंट बनेगा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के जीन के न्यूक्लियोटाइड की संख्या। अच्छा, आप पूछोगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या है भाई? तो न्यूक्लियोटाइड्स को आपको जानना है तो आप डीएनए की संरचना में जाइए। न्यूक्लियोसाइड है, जब ऐड होती है तो न्यूक्लियोटाइड बनती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड जो डीएनए की जो संरचना है, न्यूक्लियोटाइड्स है, एक संरचना बनाती है डीएनए की। ये एक श्रृंखला है, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, न्यूक्लियोसाइड श्रृंखला, ठीक है। तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के जीन के, डीएनए में जो जीन है उस जीन के न्यूक्लियोटाइड की संख्या, न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड में कौन होता है? नाइट्रोजनी क्षारक। तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या अथवा विन्यास में होने वाले परिवर्तन जो कि जीवों के शारीरिक अथवा कार्यकी में अचानक कोई आनुवांशिक परिवर्तन लाए, उत्परिवर्तन कहलाती है। उत्परिवर्तन का परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले। मतलब क्या होता है, किसी भी जो जीव है उसके डीएनए में स्थित जो न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड की या तो संख्या में होता है या तो विन्यास में होता है, ठीक है। गुणसूत्री विपथन पढ़े हैं ना, गुणसूत्री उत्परिवर्तन पढ़े ना, वही, ठीक है। तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के जीन के न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या अथवा विन्यास में होने वाले वे परिवर्तन जो कि जीवों के शारीरिक अथवा कार्यकी में कोई अचानक आनुवांशिक परिवर्तन लाए, उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। इसके कारण जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। अरे भाई,
कोई जीव अगर बदल जाता है तो उसमें नए लक्षण उत्पन्न होते नहीं होते हैं। तो यही बताया जा रहा है नवडार्विनवाद में। ठीक है, इसके कारण जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं जिनसे वंशागतिकी के कारण विभिन्नताएं बढ़ती है और धीरे धीरे नई जाति क्या होती है, पैदा होती जाती है। वंशागति होती जाती है, लक्षण विभिन्न नए लक्षण बनते हैं तो उस नए लक्षण की क्या होती है, वंशागति होती है, और नए लक्षण की वंशागति होती है तो विभिन्नता बढ़ती है, और विभिन्नता बढ़ती है और नए जीव क्या होती है, उत्पत्ति होती है। नवडार्विन के पहला पॉइंट। ठीक है, ये उत्परिवर्तन है ना। दूसरा पॉइंट है गुणसूत्रों की संख्या तथा संरचना में परिवर्तन। बस वही है, उत्परिवर्तन को दो भागों हम लोग बांटे थे ना, वही है। कभी कभी संख्या में परिवर्तित हो जाती है तो कभी कभी संरचना में परिवर्तित हो जाती है। संख्या में होती है उसको गुणसूत्रीय संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलते हैं, और संरचना होती है तो उसको हम लोग व्युत्थान बोल देते हैं। ठीक है, तो यही है दूसरा पॉइंट। कभी कभी कोशिका विभाजन के क्रम में अनियमितता के कारण जो बनने वाला संतति कोशिका है, उस संतति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या में अथवा गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन उत्पन्न हो जाती है, पढ़ चुके हैं। और जब संख्या संरचना में परिवर्तन उत्पन्न हो गई जिसके कारण जीवों में भी उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार के उत्परिवर्तन से नए जातियों की उत्पत्ति एवं विकास की संभावना बढ़ जाती है ना। बस इतना लिख देना, आगे ही गुणसूत्रीय व्युत्थान और इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपना पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, अनुवांशिक पुनर्योजन। अनुवांशिक पुनर्योजन एकदम कहानी टाइप से दे दिया है, पूरा कंप्लीट है ना। तो क्या है, बहुत जल्दी बहुत जने का जो माइंड है वो घूमने लग जाता है ना। घूमने लग जाता है तो थोड़ा फ्रेश की ज़रूरत पड़ती है ना। तो चलिए फ्रेश कर देते हैं आपके माइंड को। चलिए एक शायर सुनाता हूँ कि आँखों में तुम्हारे चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर दलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियाँ गंवारा नहीं मुझको, शीशा हूँ टूट कर खनक छोड़ जाऊंगा। चलिए ठीक है, ये आप तो जानते हो, मैं जब भी क्लास में रहता हूँ तो सबका चेहरा खिला खिला होना चाहिए, ये मेरा एक नियम है, और इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग सामने नहीं है कि कुछ कर दूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ये कर देता हूँ। ठीक है, तो अनुवांशिक पुनर्योजन में चलते हैं हम लोग। ये अनुवांशिक पुनर्योजन है क्या? जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन विनिमय जी हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, और जीन विनिमय क्या होते हैं। तो जीन विनिमय हुआ होगा तभी ना नए जीव उत्पत्ति हुआ होगा, ये नवडार्विनवाद का कहना था। कि लैंगिक प्रजनन के समय, युग्मक जनन की प्रक्रिया के समय जो युग्मक का निर्माण होता था, तो युग्मक जनन की प्रक्रिया के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये हम लोग जानते हैं, जिसमें जीन विनिमय की क्रिया उसके प्रोफेज अवस्था के पैकेटिन अवस्था होती है, प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में होती है। इस क्रम में मातृक गुणसूत्रों की संख्या पैतृक गुणसूत्रों की संख्या के बीच अनुवांशिक खंडों का आदान प्रदान होता है। अर्थात सीधा लिख देना कि इस क्रम में मातृक गुणसूत्रों की संख्या मातृक गुणसूत्र है और पैतृक गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों के अनुवांशिक खंडों का प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप नए जीनों के नए पुनर्योजित स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मतलब कि लैंगिक प्रजनन होती है उस समय, युग्मक जनन के प्रक्रिया के समय जो अर्धसूत्री विभाजन होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन होती है, तो इस अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय की क्रिया उसके प्रोफेज पैकेटिन अवस्था में संपादित होती है। इस क्रम में जो मातृ गुणसूत्र है और पैतृक गुणसूत्र है, इन दोनों के बीच अनुवांशिक खंडों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिसको हम लोग जीन विनिमय कहते हैं, है ना, जिनसे जीनों के नए पुनर्योजित उत्पन्न होते हैं। बस खत्म। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट, इतना तक ही लिखना आप लोग। ठीक है ना, तो अनुवांशिक पुनर्योजन है। अब लास्ट पॉइंट आता है प्राकृतिक चयन। तो हम लोग जान गए थे प्राकृतिक चयन क्या है, तभी से एक बार देखिए। उपयुक्त वर्णिक प्रक्रियाओं अर्थात उत्परिवर्तन है, अनुवांशिक पुनर्योजन है। उत्परिवर्तन भी बताया मैं भी, अनुवांशिक पुनर्योजन भी बताया, विभिन्नता भी बताया पिछले में। तो विभिन्नताओं एवं पृथक्करण से बने उपयोगी लक्षण वाले जीव प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलित होते गए, नए जाति को उत्पन्न करते हैं। मतलब उसमें उत्परिवर्तन होती है, अनुवांशिक पुनर्योजन होती है, विभिन्नताएं आती है, पृथक्करण से बनती है, तो नए उपयोगी लक्षण वाले जीव प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलित होते जाते हैं और नई जाति की उत्पत्ति होती जाती है। ठीक है, इस तरह से नई जाति का क्या होता है, विकास होता है। एक छोटा सा पॉइंट है जननिक पृथक्करण।
तो आप लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जनिक पृथक्करण क्या है, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जब एक ही जाति की विभिन्न समष्टियां भौगोलिक कारक जैसे कि नदी, पहाड़, सागर इत्यादि की उपस्थिति के कारण आपस में कुछ दिनों तक प्रजनन संबंध स्थापित नहीं कर पाती हैं। अब मान जाए एक जाति है ये, और ये अपने ही जाति के साथ ये प्रजनन करती है, फर्टिलाइजेशन करती है। मान जाए प्रजनन और फर्टिलाइजेशन अलग अलग है ना। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन होता है, तो प्रजनन, तो फर्टिलाइजेशन होगा तभी निषेचन फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो प्रजनन होगी। तो जब एक ही जाति की विभिन्न समष्टियाँ भौगोलिक कारक है जैसे कि नदी, पहाड़, सागर इत्यादि की उपस्थिति के कारण आपस में कुछ दिनों तक प्रजनन संबंध स्थापित नहीं कर पाती है, मतलब सीधी बात ये अलग अलग हो जाते हैं कुछ दिनों तक, ठीक है। तब क्या होता है कि वे अपने आसपास की स्थित अपनी जाति के जीवों से जीन पुनर्जन के कारण इतनी भिन्नता ग्रहण कर लेते हैं, है ना, मतलब वो दूर हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं कि उनकी जो शारीरिक बनावट है वो अलग होने लगते हैं, ठीक है। क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, है ना। तो अधिक दिनों तक प्रजनन संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो अपने आसपास स्थित अपनी ही जाति के जीवों से जीन पुनर्जन के कारण इतनी विभिन्नता ग्रहण कर लेते हैं कि इसमें आपस में संसर्ग होने पर आपसी प्रवासन संभव नहीं हो पाता है। पहले एक जीव था, ये दूसरे जीव अपने जाति के जीव के साथ क्या कर सकता था, ये फर्टिलाइजेशन और प्रजनन कर सकता था, लेकिन ये कुछ समय तक ये कहाँ नहीं था, यहाँ पास नहीं था, कहीं दूसरी जगह था। तो इनमें ये जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, जो रेड में कर रहा हूँ क्रॉस, ठीक है, ये वाला, तो इनमें ना इतनी परिवर्तन आती है कि वो अपने पहले जिनके साथ वो क्रिया करता था, प्रजनन की क्रिया कर सकता था, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर सकता था, उन्हीं के साथ आपसी प्रजनन संभव नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में विलगित हुए जीव अपने अपने विशिष्ट परिक्षेत्र के अनुसार विभिन्नताओं के एकत्रित होने के कारण नए उपजाति बना देते हैं, नए क्या बनाते हैं, उपजाति बनाते हैं, ठीक है। या नए उपजाति का क्या करते हैं, रूप ले लेते हैं, या उपजाति आगे चलकर नई जाति की उत्पत्ति के कारण बनती है। ये जननिक पृथक्करण है। ये मतलब सीधी बात है कि एक जीव है, ये दूसरा जीव है, इनके साथ करता था फर्टिलाइजेशन और प्रजनन करती थी, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ये यहाँ नहीं था, कहीं दूसरी जगह चला गया था, ठीक है, जिस कारण इसका पूरा स्वरूप ही बदल गया और फिर वापस आया तो इसके साथ प्रजनन क्रिया संभव नहीं हो पाई। तो क्या करता है, ये एक नए अपने खुद का जाति बना लेती है पूरा कंप्लीटली, और सीधे विकसित जाती। यही है नव डार्विनवाद। इस तरह से इतने तथ्य हैं नव डार्विनवाद के, ठीक है।